स्वागत है दोस्तों आप लोग का नॉलेज स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, यदि आप आईआरटी और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम इस चैनल पे फिजिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सीलेंट तैयारी स्टार्ट करा रहे हैं और रेगुलर क्लासेस रहेंगी आपकी। तो आप जुड़िए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आज हम पहली क्लास लेने जा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में, तथा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो फ्रेंड्स, सभी लोग जल्दी से आ जाइए। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। यदि आपकी फिजिक्स कमज़ोर है तो मैं ये वादा करता हूँ कि यदि आप रेगुलर हमारे साथ लगे रहेंगे तो आपकी फिजिक्स मैं एक्सीलेंट करा दूंगा। बस आपको हमारे साथ रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या है सिलेबस, कितना हमें पढ़ना पड़ेगा और टाइम भी कम है। तो चलते हैं स्टार्ट करने सिलेबस। पहला, जिसको फिजिक्स को 6 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कुल मिला के 8 अध्याय हैं। और दूसरा खंड है आपका ऊष्मा। इसमें कुल मिला के 4 अध्याय हैं। और तीसरा खंड है तरंग है। इसमें कुल मिला के 2 अध्याय हैं। और चौथा खंड है प्रकाश में 7 अध्याय हैं। उसके बाद है विद्युत यानी इलेक्ट्रिक। इसमें कितने चैप्टर हैं आपके? 3 अध्याय पढ़ने होंगे। और चुंबक है जिसमें हमें पढ़ने होंगे 3 अध्याय। तो फ्रेंड्स, पहले यांत्रिकी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है यांत्रिकी है, उसके बाद प्रकाश है, उसके बाद ऊष्मा है, फिर तरंग, फिर विद्युत, फिर चुंबक। तो यांत्रिकी से कितने क्वेश्चन आते हैं इसकी बात करते हैं। तो यांत्रिकी से लगभग आपके हर साल 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और ऊष्मा से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और तरंग से कम 2 से 3 क्वेश्चन। प्रकाश से कम आपके 7 से 8 के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और चुंबक से थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं। इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं, देखते हैं यांत्रिकी में पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी है। यांत्रिकी में देखते हैं कितनी चीज़ें पढ़ना है। गति के समीकरण। यांत्रिकी में गति का समीकरण पहला चैप्टर है। सदिश दूसरा चैप्टर है। घर्षण तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है न्यूटन के गति के नियम। 5वां चैप्टर है कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य। अब आगे चलते हैं। 3 चैप्टर और हैं हमारे, द्रव स्थितिकी तथा आर्किमिडीज के सिद्धांत। उसके बाद है 7 चैप्टर बल आघूर्ण। उसके बाद है 8 चैप्टर मापन, मात्रक तथा बीमा। तो स्टूडेंट, हम लोग 3 दिन फिजिक्स की जो हैं पढ़ेंगे, 3 दिन मैथ पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड वीक में 3 दिन केमिस्ट्री, फिर 3 दिन मैथ को थोड़ा ज़्यादा लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि मैथ में 50 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब बात करते हैं पहला गति के समीकरण पहले पढ़ेंगे। पहला चैप्टर गति के समीकरण में हम लोग पहले पढ़ेंगे दूरी क्या होती है, विस्थापन, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। उसके बाद त्वरण क्या होता है और गति के समीकरण क्या होते हैं। चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं। दूरी क्या होती है फ्रेंड्स? जैसे कि किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल वास्तविक पथ को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु जितना टाइम के साथ जितना पथ तय करती है, जितना विस्थापन तय करती है, पथ तय करती है, उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स? तो दूरी को
डी या एक्स से हम प्रदर्शित करते हैं। और यह कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे पेपर में पूछ लेता है दूरी कैसी राशि है, तो दूरी अदिश राशि है। अब आगे चलते हैं। तो दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। इसका मतलब है कि यदि मान लो आप 50 किलोमीटर गए, उसके बाद 25 किलोमीटर वापस आए, तो ऐसा तो होता नहीं है। अगर कोई पूछता कितना दूरी चले तो आप ऐसे तो बताते नहीं 25 चले, क्योंकि भाई 50 वो चले, 25 वापस आए, टोटल दूरी कितनी होगी? 75। यानी कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी गतिमान वस्तु की दूरी लगातार समय के साथ बढ़ती रहती है। अब कहने का तात्पर्य है, यदि कोई वस्तु है तो उसकी दूरी यदि समय बढ़ेगा तो दूरी साथ साथ क्या होती है? बढ़ती रहती है। यानी दूरी समय के समानुपाती होती है। दूरी बढ़ेगी, समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यदि किसी वस्तु की गति समय के साथ ना बढ़े तो वह वस्तु स्थिर रहेगी। जी हाँ, यदि वस्तु की जो स्थिति है, मान लीजिए कोई ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, यहाँ पर कोई वस्तु एफ है और यह समय 1 घंटे बाद, 1 घंटे जैसे 60 मिनट हो गया और समय के साथ ही वहीं पर स्थित है, तो इसका मतलब है क्या? समय के साथ ना बढ़े तो वस्तु क्या है? स्थिर है भैया। यदि कोई वस्तु समय के साथ ना बढ़े तो क्या है? वस्तु स्थिर है। ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं, बात करते हैं दूरी के मात्रक कौन कौन से हैं। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, जो दूरी के मात्रक हैं, उसके बाद आप नोट करते जाइएगा। हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा और पूरा नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आता हो तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके। तो चलते हैं दूरी के मात्रक के बात करने। दूरी का पहला मात्रक क्या है और सबसे छोटा मात्रक क्या है? तो दूरी का पहला मात्रक है फर्मी। अब बात करते हैं 1 फर्मी इक्वल कितना होता है। तो 1 फर्मी इक्वल होता है आपका 10⁻15 मीटर। अब मीटर से कभी कभी फर्मी पूछ लेता है कि 1 मीटर बराबर कितना होगा, तो आप इसे इधर कर देंगे, यानी इधर पलट देंगे, 1/10⁻15 से क्या हो जाएगा? 1 मीटर / 10⁻15 फर्मी हो जाएगा। और फर्मी जो होता है दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है। ये आप ध्यान लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछता है और पूछा भी है, लगभग 2014-15 के पेपर में पूछा हुआ है कि एक फर्मी किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन है? तो वो है फर्मी। और सेकंड पर चलते हैं, एक्स मात्रक। एक एक्स मात्रक इक्वल कितना होता है? तो 10⁻−13 मीटर होता है एक एक्स मात्रक। उसके बाद बात करते हैं 1 पिकोमीटर इक्वल कितना होता है? तो 1 पिकोमीटर इक्वल 10⁻−12 मीटर होता है। और इसी का विपरीत पूछ लेता है, 1 मीटर इक्वल कितने पिकोमीटर होता है? तो 10⁻12 पिकोमीटर होगा। 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होगा? इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछ लेता है 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉन होते हैं, तो आप देख लीजिए 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉन हो जाएंगे। मिलीमीटर में पूछ लेगा, सेंटीमीटर में पूछ लेगा, तो आगे हम आपको इसके बारे में सब कुछ बता देंगे। अभी आप केवल इतना दीजिए कि 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल 10⁻10 मीटर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर बात करने। नेक्स्ट है हमारा नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इक्वल कितना होता है? 10⁻9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल 10⁻9 मीटर होता है। इसे सब आप तैयार कर लीजिएगा, इसके आगे हम थोड़ा और अच्छे से बात करेंगे। अभी आप केवल दूरी के मात्रक अच्छे से तैयार कर लेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलीमीटर, मीटर या नैनोमीटर, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, इसे आपको तैयारी करनी पड़ेंगी। उसके बाद नैनोमीटर के बाद आ जाता है आपका 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। अब यही पूछ सकता है 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन भी होता है। अब यही चीज़ सेंटीमीटर या मिलीमीटर में पूछ लेगा, तो इसे आप लोग करिएगा। यदि नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आगे है मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू -3। बहुत सारे स्टूडेंट चेंज नहीं कर पाते हैं कि 1 मिलीमीटर को कैसे चेंज करें मीटर में। तो 1 मिलीमीटर को यदि मीटर में चेंज करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो वह किस में चेंज हो जाएगा? मीटर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेंटीमीटर की। उसके बाद बात करते हैं सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है।
अब मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 वो हो जाएगा आपका मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में आराम से आप चेंज कर सकते हैं। अब डेसीमीटर की बात होती है तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻1 मीटर, यानी 1/10 मीटर होता है 1 डेसीमीटर। डेकामीटर, 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर होता है। कितना होता है, 10 मीटर होता है। आगे है हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 मीटर, यानी 10⁻2 मीटर। ये 10⁻2 का मतलब तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, 10⁻1 10⁻1 का मतलब 1/10 मीटर। ठीक है, चलते हैं अब आगे बात करते हैं। आगे है किलोमीटर और खगोलीय मात्रक। 1 किलोमीटर इक्वल टू आपको पता है 1000 मीटर होता है, और 1000 मीटर इक्वल टू पूछ ले तो आपको क्या हो जाएगा, 10⁻³ किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, इसको जब यदि चेंज किया जाएगा। सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा जितना भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा जिससे कि फिजिक्स आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे खगोलीय मात्रक क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होते हैं। खगोलीय मात्रक की बात करते हैं, यह है आपका खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक बराबर, आप याद कर लीजिए 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं, ये और ये जो होता है आपका प्रकाश वर्ष, कई बार तो ये भी पूछ लेता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि खगोलीय मात्रक पूछता है कि खगोलीय मात्रक किसका मात्रक है, तो वो किसका, दूरी का है, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। हमेशा आप याद करिएगा। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। इसे आप एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अब आगे है पैराबोलिक सेकंड या पैरालैक्टिक सेकंड क्या होते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, पारसेक। पैराबोलिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड या पारसेक, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आप याद कर लीजिएगा कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.874 × 10⁻16 मीटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप इसे जरूर याद कर लीजिए। पारसेक और प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष इसका मात्रक है दूरी का, पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक है, दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन है, तो वो सब है आपका फर्मी। और यदि पूछ ले दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो ये है क्या, सबसे बड़ा मात्रक। ठीक, यह है दूरी का आपका सबसे बड़ा मात्रक।